नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सोचिए, राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय आज जुड़ा है जिसमें एक विधायक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। यह पहली बार हुआ है राजस्थान में, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कमाल की बात यह है कि जिस विधायक को गिरफ्तार किया गया वो सिर्फ 11 महीने पहले विधायक बना है और 11 महीने पहले बने विधायक बाकायदा 10 करोड़ की रिश्वत मांगता है, 2.5 करोड़ में सेटलमेंट करता है, 1 लाख रुपए पहले लेता है, 20 लाख रुपए लेते हुए धरा जाता है, दबोचा जाता है और एसीबी संडे को एक सुपर धमाका करती है। एक ऐसा धमाका जिस पर राजस्थान की सियासत को लेकर एक सवाल खड़ा हुआ है कि क्या वाकई में विधानसभा के अंदर जो सवाल पूछे जा रहे हैं क्या वो पेड़ सवाल हैं या उनके सवाल पूछे जाने के बाद उन सवालों को हटाने के लिए पेड किया जाता है, यानी कि पैसा मांगा जाता है। आप सोचिए, तारांकित 2 सवाल, एक अतारांकित सवाल, उनको हटाने के एवज में पैसा मांगा गया है। परिवादी ने शिकायत की, एसीबी ने पूरा जाल बिछाया, विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन ली और उसके बाद वो किया जिसमें हम कहने को मजबूर कि बाप रे बाप, ये बाप के बागीतोरा से विधायक जय कृष्ण पटेल क्या वाकई में पैसों के आगे अंधे हो चुके थे कि उन्हें ना तो राजस्थान की शुचिता नजर आई, ना उनको राजस्थान के संस्कार और ना ही वो शपथ जो लेकर वो विधायक बने। उनके 2 चेहरे, एक आपको तस्वीर में दिखेगा, एक जिसमें करप्शन का पोस्टर लहरा रहे हैं और अंदर करप्शन को लेकर डील कर रहे हैं। आज बात इसी मुद्दे पर कि बाप रे बाप, ये जो हुआ है इस पर सबसे कठोर एक्शन क्या हो सकता है। विधायक हैं श्री जय कृष्ण पटेल हैं, उनको आज एसीबी टीम ने 20 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप किया है। ये सारी जो डील थी वो करीब 2.5 करोड़ में हुई थी परिवादी और एमएलए साहब के बीच में। आपको यकीन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एसीबी ये कह रही है कि उसके पास इतने सबूत हैं कि विधायक साहब को बचाया नहीं जा सकता। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कि क्या वाकई में हर सवाल को लेकर एक बोली लगती है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ हैं और रिटायर्ड आईएएस AK सिंह साहब हमारे साथ हैं। शुरुआत सुरेश गर्ग जी आपके साथ, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत लगता है कि इस तरीके की जब बड़ी कार्रवाई होती है तो 2 से परमिशन होती है, एक मुख्यमंत्री के लेवल पर, दूसरी विधानसभा अध्यक्ष के लेवल पर। क्या वाकई में जीरो टॉलरेंस की वो नीति है जिसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा? देखिए विजेंद्र जी, जब से भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, शुरू से भजनलाल जी कहते आए हैं कि मेरी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करेगी, राजस्थान भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और वही आज देख लीजिए, आज 15 महीने की सरकार होगी, निरंतर भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है। और उसी कड़ी के अंदर ये तो इतिहास में पहली बार हो रहा है कि राजस्थान के अंदर एक विधायक को ट्रेप किया गया है। तो आप ये देखिए किस तरीके से अधिकारी लोग, जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसको पकड़ा जाएगा। अब आप देख रही कि हमारे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भजनलाल जी की सरकार आई है, पहले निस्तारण जो वो होता था 46 दिन लगते थे उसके अंदर, जब से हमारी सरकार आई है 15 दिवस के अंदर निस्तारण हो जाता है। तो आप देखिए कितनी फ्रीक्वेंसी है। हमने 4 कोर्ट की अधिसूचना जारी की है, सीकर के अंदर है, बारा के अंदर है, राजसमंद के अंदर, इस तरह से 4 जिले के अंदर भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट का भी वहां पे स्वीकृति प्रदान की है। तो आप देखिए कि भजनलाल जी जब से मुख्यमंत्री बने, जीरो टॉलरेंस की नीति पे, राजस्थान में सुशासन देने की नीति पे, आपने चाहे पेपर लीक के मामले में जो SIT का गठन करना था वो SIT का गठन किया था। जिस तरीके से SI भर्ती के अंदर आपने देखा होगा कि SI कम से कम 55 SIओ को बर्खास्त कर दिया और कई लोगों को 250 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। इसके अलावा 2 RPC मेंबर जेल के अंदर है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भजनलाल जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। कोई भी भ्रष्टाचारी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं तो ये और आवेदन करता हूं, मैं और ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से TMC की सांसद महुआ मोहतरम
ने भी जो इस तरह की जो प्रकरण था उसके अंदर उनकी संसद सदस्यता चली गई थी, उस तरीके से अगर विधानसभा अध्यक्ष भी अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करता तो ये अच्छी बात है, जिससे एक लेसन मिलेगा राजस्थान को कि विधायक या और कोई भी रिश्वत लेने से पहले 10 बार सोचेगा। परुष भारद्वाज जी, एक बार के लिए फर्ज कीजिए, अगर विधायक की सदस्यता जाती है तो कांग्रेस वेलकम करेगी या सपोर्ट में खड़ी होगी कि नहीं, पहले जांच पूरी होने दीजिए, दोषी होने दीजिए, उसके बाद फिर आप उसकी सदस्यता ले सकते हैं? देखिए वीरेंद्र जी, निश्चित तौर पे एंटी करप्शन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है स्वागत योग्य है और कांग्रेस पार्टी खुद जो है भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। अभी बड़े भाई सुरेश गर्ग जी जिस 2 आरपीएससी मेंबर्स की गिरफ्तारी की बात कर रहे थे, उसमें से एक आरपीएससी मेंबर को हमारी सरकार के समय गिरफ्तार किया था और हमारी सरकार के द्वारा भी अनेकों कार्रवाइयाँ की गई, इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल थे। परंतु देखिए अभी इस वाले घटनाक्रम से 2 चीज़ें और निकल गई। हालांकि एंटी करप्शन की कार्रवाई स्वागत योग्य है, निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए जिन्होंने जो है इतनी बड़े लेवल पर कार्रवाई की, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। परंतु देखिए 2 बातें नई निकल गई। एक तो राज्य में जो है वो विधायिका के अंदर भ्रष्टाचार ने धीरे धीरे पैर फैलाने शुरू कर दिए कि जो ट्रेंड हम दूसरी जगह का सुनते थे कि विधायक भी जो है वो पैसे लेकर के प्रश्न पूछना उन्होंने शुरू कर दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इसी के साथ साथ एक चीज ये भी है कि राज्य में खनन माफिया किस हद तक बढ़ चुका है कि आज स्थिति ये आ गई कि हर व्यक्ति, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो स्थानीय प्रशासन के लोग हो, चाहे वो नेता लोग हो, चाहे वो पक्ष में बैठे लोग हो, चाहे वो विपक्ष में बैठे लोग हो, वो उस बहती गंगा में अपने हाथ धो रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले वर्ष की एक घटना है जहां भारतीय जनता पार्टी के बांदीकुई से विधायक श्री भागचंद्र टाकड़ा, उन्होंने जो है एक वन विभाग ने एक अवैध ट्रॉली जब्त की थी, वो वहां पे पहुंच गए, उन्होंने उसको छुड़वाने का प्रयास किया और जब वन कर्मियों ने उनको छोड़ने से मना किया तो विधायक के द्वारा उनके साथ मारापीटी की गई। उसके परिणाम स्वरूप वन कर्मी धरने पे बैठे और राज्य के इतिहास का यह भी पहला मामला था कि जब एक सरकारी विभाग जो है वो विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गया, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया, कोर्ट में इस्तगासे से वो रिपोर्ट दर्ज हुई। जैसा कि किरोड़ीलाल मीणा जी, हम इस बात कार्रवाई का भी स्वागत करते हैं, हम साथ ही साथ ये भी चाहेंगे कि जैसा कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी ने आरोप लगाए कि भाई 7 करोड़ रुपए का जो है वहां पे डेली खनन हो रहा है बीसलपुर बांध के अंदर, जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति जी ने भी, आपको ध्यान होगा कि इशारों में बात कही थी कि है ना पूरा फोकस अगर बजरी पे होगा तो विकास कैसे होगा। तो निश्चित तौर पर सरकार की कार्रवाई स्वागत योग्य है, परंतु हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित नहीं होकर के समूचे तंत्र के खिलाफ हो, तो उसकी उपयोगिता जो है वो सार्थक रहेगी। किया परुष भारद्वाज जी, तो उनकी तो सारी बात मानेंगे ना फिर कि भाई आपके कौन कौन से मंत्री पर आरोप लगाए, आपके पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए, फिर तो उन बातों को भी आप मान रहे होंगे। निश्चित तौर पे जो देखिए कांग्रेस पार्टी ने सदा से, आपको इस बात को ध्यान होगा विजेंद्र जी, जब हमारी यूपी 2 सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया था, चाहे वो 2G का हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम का हो, चाहे कोई भी हो, हमने तत्काल अपने मंत्रियों से ना सिर्फ इस्तीफे लिए बल्कि हमने जो है आगे बढ़कर के उनके खिलाफ कार्रवाइयां की और हमने जेल भेजा और बाद में परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय प्रोसिक्यूशन इतना कमजोर रहा कि हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप जो है बेबुनियाद साबित हुए, चाहे वो कॉमनवेल्थ का मामला हो, चाहे 2G का मामला हो, चाहे कोल मामला हो। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की सदा से जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। 5 साल की सरकार के अंदर कितनी अभियोजन स्वीकृति मिली? देखिए अभियोजन स्वीकृति की मैं आपसे बात ये कह रहा हूं कि अभी वाले मामले में आप देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले ऐसा ही भर्ती का मामला हुआ था, जयपुर में कुछ अभ्यर्थी जो है पानी की टंकी पर जो चढ़ गए थे, उन्होंने सरकार के एक मंत्री और CMR में कार्यरत एक IAS का खुले में नाम लिया। उसके बाद में जो है हनुमान बेनीवाल जी भी लगातार जो सरकार के मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। तो अगर इस सरकार की वाकई में जीरो टॉलरेंस की नीति है तो इस सरकार को हमारी यूपीए सरकार की तरह सबक लेते हुए खुद की सरकार के मंत्री के खिलाफ जांच करवा दो ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे नहीं देख रहा, मैं इसको जनता वर्सेस राजनेता के दृष्टिकोण से देख रहा हूं कि भाई एक जनता एक नेता को चुनकर भेजती है कि साहब हमारा उत्थान कीजिए, और वो नेता महज 11 महीने में 10 करोड़ की सपने देखता है, 2.5 करोड़ की डील करता है, 20 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा जाता है। सवाल मेरा है कि क्या वाकई में यह इतना आसान है, और क्या सवाल लगाना और सवाल को हटा देना विधानसभा के अंदर यह भी इतना आसान कि इसके लिए डील कर ली जाए? देखिए, जहां तक आपने ये कहा कि जो हमारे चुने प्रतिनिधि हैं, MLA वगैरह जो है, उनमें जो भ्रष्टाचार क्या इतना आसान है, ये इस मुद्दे पे मेरी कई जगह कई फ्रंट पे और फोरम पे बातें हुई हैं। इस संदर्भ में बातें होती रहती हैं कि विशेषकर जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बारे में, क्योंकि ये सब मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 20 सालों में जो हमारी पुरानी ट्राइब है, जो चूंकि मैं IAS में रहा हुआ हूँ, तो IAS को बहुत गालियाँ दी जाती है। ये भ्रष्टाचार जो देश में है उसमें IAS जो है एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। इस संदर्भ में मैंने कई प्लेटफॉर्म पे बात की है
और मेरा मत ये रहा है कि चूंकि आईएएस जो है वो जो जनप्रतिनिधियों द्वारा जो कैबिनेट बनाई गई है, जो परमानेंट पॉलिटिकल, जो मतलब कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, उसके कंट्रोल में जो है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव रहती है। मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो कैबिनेट हुई उसके कंट्रोल में और असेंबली के कंट्रोल में जो है वो रहती है आपकी जो है परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, जिसमें कि आईएएस में आते हैं। कैबिनेट चूंकि मतलब कि जो भी मंत्रालय होता है या जो डिपार्टमेंट होता है, आप जानते हैं कि उसका जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है एक मंत्री होता है। और उसी तरह से जो असेंबली है, जिसकी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उसमें अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने कोई भी गलत किया हुआ तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास सारे पावर हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक। समस्या, अब दूसरी जो समस्या है कि क्या ये जो आपने बात बताई कि कैश फॉर क्वेरी जिसको बोलते हैं, कि कैश लेकर के या ब्राइब लेकर के क्वेश्चंस पूछना, तो ये समस्या नई नहीं है। यही है कि चूंकि जैसे कि चोरियां खूब होती रहती है, चोरियों की वारदातें खूब होती हैं, लेकिन जब चोरी पकड़ी जाती है तभी पता चलता है कि मतलब कि ये चोरी हुई है। अगर आपको याद होगा तो 2005-6 की बात है, ये 2005 दिसंबर और जनवरी 2006 के बीच की ये बात है, जब सोमनाथ चटर्जी जी लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे। उस दौरान 11 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि लोकसभा के भी थे और राज्यसभा में के थे और सारी पार्टियों के थे, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, बीजेपी के लोग भी थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे, आरजेडी के थे और बीएसपी के थे। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। एथिक्स कमेटी जो होती है, आचार संहिता एक तरह से आप समझ लें उसको, तो एथिक्स कमेटी जो है उनका एक्सपल्सन किया था। तो अच्छा, उसी तरह से अभी जो लेटेस्ट जो हुआ है पिछले साल में, वो श्रीमती महुआ मोइत्रा जी का जो केस हुआ था जी, कि उनके ऊपर भी यही लगा था। नहीं, लेकिन वहीं से मेरा सवाल था सर कि एक्शन क्या हो सकता है? क्या विधानसभा अध्यक्ष उनकी विधायकी ले सकते हैं? और विधानसभा अध्यक्ष की परमिशन से ही हुआ है, क्योंकि एसीबी ने बाकायदा कहा है कि भाई हमने उनसे पूछा और उनके संज्ञान में लेकर इस कार्रवाई को किया है। जी, तो लेकिन वो कार्रवाई कर सकते, लेकिन स्वतः कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। विधानसभा में जैसा कि मैंने कभी टर्मिनोलॉजी यूज की थी, एथिक्स कमेटी, आचार संहिता कमेटी जी, वो कमेटी बैठेगी। उस कमेटी के कंसिडरेशन और उनका जो भी रिकमेंडेशन होगा उसके बाद इनकी कार्रवाई हो सकती है। कोई भी कार्रवाई हो सकती, कई तरह की कार्रवाइयां हो सकती हैं और एक्सपल्सन भी उसमें एक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इनको एक्सपेल किया जाएगा। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुरेश गर्ग जी, क्या सरकार रिकमेंड कर सकती है? क्योंकि देखिए शुचिता का सवाल है और मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि मानकर चलिए अगला सेशन आता है और अगले सेशन तक कोई एक्शन नहीं होता और अगले सेशन के अंदर महोदय फिर से अंदर बैठे नजर आए और सवाल पूछते नजर आए, तो कौन ही भरोसा करेगा? नहीं, ऐसा क्यों आप मान के चल रहे हो कि वो सेशन में बैठने? जब आप एसीबी ने गिरफ्तार किया और पूरे प्रूफ के साथ, पूरे साक्ष्य के साथ में गिरफ्तार किया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये देखिए कि कैश गायब है सर, अभी तक सर केस गायब है। देखो वीडियो रिकॉर्डिंग है, रिश्वत लेते हुए की वीडियो रिकॉर्डिंग है, कलर्स वगैरह हाथ में आए हैं, वो सब चीजें हैं। तो ये चीजें तो हो नहीं सकती कि रिश्वत नहीं ली, हर चीज का प्रूफ है। तो इसलिए ऐसा कहीं पे भी नहीं है। निश्चित रूप से देखिए भजनलाल जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। और मैं कह रहा हूं कि ये जो जिस तरीके आरोप लगाते हैं, अरे भाई हमने तो 18 महीने के अंदर, 16 महीने के अंदर काम किया, आपने क्यों नहीं किया? अभियोजन स्वीकृति आपने क्यों नहीं दी? आपके यहां तो 750 से ज्यादा अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग थी, हमारे यहां तो बहुत कम है। अब आप देख लीजिए, 1500 के लगभग अभियोजन स्वीकृति के लिए मैटर आए थे, 5600 के लगभग आए थे, 5600 में से 4500 के लगभग अभियोजन स्वीकृति दे दी। तो ये देखिए कि भजनलाल जी की सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। कोई भी भ्रष्टाचारी हो उसको पकड़ा जाता है और उसको सजा दी जाती है। तो पहले क्यों नहीं दिए? जब ये कह रहे तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तो भरी सभा में कहा था ना, शिक्षकों के अंदर कि शिक्षकों के तबादले बिना रिश्वत के नहीं होते, यानी कि उन्होंने तो भ्रष्टाचार एक्सेप्ट किया था। तो आप कैसे कह रहे हो कि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता? आपके टाइम पे तो हर पेपर लीक हुए, देख लीजिए, और हमने तो बिना पेपर लीक हुए 100 से ज्यादा एग्जाम करा दी। तो ये चीज है, ये है जीरो टॉलरेंस की नीति। आपको लगता है कि 11 महीने का एक विधायक इतनी बड़ी डील कर सकता है? आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई होगा और बाकायदा कोई बताने वाला भी होगा कि भाई आपके सवाल कैसे लगते हैं और कैसे हट सकते हैं? विजेंद्र जी, ये जो पार्टी है बनी इसी तरीके से है। मैं तो यही समझ में नहीं आता कि
इस पार्टी का जन्म किस तरीके का हुआ है कि आज 11 महीने का विधायक रिश्वत लेके पकड़ा जा रहा है। तो इस तरह से कितना भ्रष्टाचार का काम किया होगा इन लोगों ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये बार बार कहते थे बड़ी मछली बड़ी मछली। अरे भाई आपकी बात जब सार्थक होती है कि जब आपकी सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी ने आरोप लगाया कि 7 करोड़ रुपए रोज का खनन जो है वो आपके बनास नदी में हो रहा है, आपने उस पर क्या कार्रवाई करी बताओ। पिछले साल आपका बांदीकुई का विधायक जो जाकर के वन विभाग के द्वारा जब्त की गई ट्रॉली को छुड़वा के लाता है, दादागिरी करता है और उसके पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करती है। और वन कर्मियों को देश के इतिहास में पहला मामला था कि जब सरकारी विभाग को विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में जाकर के निष्कासन देना पड़ा, तब आपने क्या कार्रवाई करी बताओ। आपका खनन माफिया तो पूरे देश में प्रसिद्ध है। बजरी की स्थिति आपने क्या कर दी, 1.5 लाख रुपए का ट्रक बिका हुआ है। सरकार आने के बाद में जीरो टॉलरेंस के काम से हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी, हाईकोर्ट ने काम कर रहे हैं, युवाओं को न्याय दे रहे हैं, आज युवाओं को नौकरी दी। आप बता दीजिए आपने युवाओं के साथ क्या किया, युवाओं के साथ आपने ठगा। 70 लाख युवा 24 घंटे पढ़ाई करता था और फिर दूसरे दिन पता लगता था पेपर लीक हो जाते थे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में एक भी पेपर लीक हुआ तो बता दीजिए आप। और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके टाइम पे भ्रष्टाचार निरंतर हुआ करता था। और जी आपको चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपके टाइम पे भ्रष्टाचार होता था, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने एक्सेप्ट किया वैसे आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। दोनों रुकिए भाई, एक मिनट। AK सिंह साहब, क्या ये महज इत्तेफाक है? मैं 2 सवाल खड़े कर रहा हूं। क्या इत्तेफाक है कि बागीदोरा का विधायक करौली के लिए सवाल लगाता है, फिर डील होती है, और सिर्फ 11 महीने का विधायक उसको यह भी पता है कि भाई कितने पैसे ले सकते हैं, किस्त कैसे ली जा सकती है, सवाल हटाया कैसे जा सकता है? आपको लग रहा है सिर्फ विधायक ने अकेले अपने दम पर कर दिया होगा, किसी को भी नहीं इन्वॉल्व किया होगा, ऊपर से किसी की उसको शह नहीं रही होगी कि भाई आप कीजिए? देखिए, ये कहना मुश्किल है, चूंकि आजकल लोग जो हैं अपने तरीके आसानी से निकाल सकते हैं। चूंकि आप देखते हैं इंटरनेट वगैरह पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि कैसे किसको ब्लैकमेल करना है, कैसे नहीं करना है। और देखिए, इसमें मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया जो है कि विधायक साहब काफ़ी होशियार व्यक्ति है और इनको जरूर, मतलब कि देखिए ऐसी चीज़ें हैं जैसा इतने होशियार के खुद ही पैसे लेने चले जाते हैं। हाँ, इतने होशियार नहीं होती ऐसी बात, ये मैं मानता हूं आपको कि उनके पास एडवाइजर्स जरूर होंगे और उन्हीं को हो सकता है डिपार्टमेंट के लोगों ने भी उन्हीं को बताया होगा कि इस माइंस में क्या क्या कमियां या क्या क्या निमित्ता है। ये मैं तो विधायक साहब की, अगर आप इसको इंटेलिजेंस कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं इंटेलिजेंस नेक्स्ट लेवल पर है सर, कि खुद ही लेने जा रहे हैं, खुद ही नोटों को हाथ लगा रहे हैं, ये नेक्स्ट लेवल है सर। फिर नहीं, ये कॉन्फिडेंस है। देखिए, होता क्या है कि इसको आप इंटेलिजेंस नहीं कहेंगे, इसको हम ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा जी। तो फिर ये लोग ऐसी गलती करते हैं। आपने एक बात कही थी कि कैश गायब हो गया है, तो उससे क्या इस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, दोनों केस अगर आप देखेंगे, चाहे जो मैं 2005-06 की बात कर रहा हूँ, लोकसभा राज्यसभा की, और जो मोइना मित्रा जी वाली बात जो हो रही है, दोनों केसेस में कैश जो है वो नहीं पकड़ाया था। पहला वाला जो केस था जो 2005-06 में हुए थे, वो टीवी चैनल्स के में स्टिंग ऑपरेशन, टीवी चैनल्स से स्टिंग ऑपरेशन किया था। और जो मोइना मित्रा जी वाला केस है, उसमें क्या हुआ है कि जो इनका ईमेल अकाउंट था, उस ईमेल अकाउंट से लग रहा था किसी और व्यक्ति ने इनके बिहाफ पे सवाल पूछे हैं। तो कैश का नहीं पकड़े जाने से इससे मतलब कि मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई ज्यादा अंतर पड़ने वाला है, असर पड़ने वाला। ठीक है, पौरुष भारद्वाज जी, भाई मैं थोड़ा सा इसलिए चौंक रहा हूं क्योंकि एक बागीदोरा का विधायक जो 11 महीने में विधायक बना है, उसको करौली के अंदर पता है कि कहां क्या चल रहा है और कितने की डील कर सकते हैं और बंदा कितना दे सकता है। ये इत्तेफाक है। देखिए विजेंद्र जी, मैं इसी बात को कह रहा हूं कि अभी जस्ट मोबाइल पे कोई मैसेज आया मेरे पास में और एक नया फैक्ट इस पूरे मामले में सामने आया है कि जो परिवादी खुद है, ये पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा से जो है करौली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रह चुका है। और देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और है, ये इनके जो पिताजी हैं राम सिंह मीणा जी, ये टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं। और ये करौली जिले के जहाँ की खान की बात है, वैरी विधानसभा क्षेत्र है जो कि भरतपुर जिले के आसपास का है। तो हमें इसमें एक एंगल ये भी ढूंढना होगा कि कहीं कोई राजनीतिक आपस में कोई मिलीभगत का खेल ऐसा चल रहा हो कि जो बाद में जाकर के बिखर गया
और आपस में जो है वो आपस की मिलीभगत जो थी या आपस की मिलीभगत से होने वाली जो चोरी थी वो कहीं प्रतिद्वंदिता में बदल गई। इस पूरी कहानी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, मेरे को लगता है कि इस मामले में भी जांच जो है वो होना आवश्यक है। और साथ ही साथ देखिए उसमें कुछ कमी रही होगी, निश्चित तौर पे विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा हो, परंतु उसमें भी कुछ कमी रही होगी ना, तभी तो विधायक ने प्रश्न लगाया ना। तो जो व्यक्ति चोरी कर रहा है उसको भी कानून का उस कानून को उसको खाली पीड़ित बना करके आप उसको छोड़ दें, उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं है। उसके जवाब भी है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग और सवाल है इसमें, 950 नंबर का सवाल है। अब ये हम नहीं खोज पाए क्योंकि एसीबी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो 3 सवालों का जिक्र किया, 2 तारांकित और 1 अतारांकित। तारांकित सवाल तो मिले, लेकिन जो अतारांकित सवाल है जो 950 नंबर है वो जयकृष्ण पटेल के नाम से नहीं मिला हमें, और ये इंटरेस्टिंग है। और ये सवाल सुरेश गर्ग जी आपसे है, भाई जो तीसरा सवाल है इसको कैसे हम बताएं कि भाई इसमें यह पूछा गया है, यहां लगाया गया, क्योंकि हम जब भी जा रहे हैं साइट पर तो वहां जयकृष्ण पटेल का नाम नहीं आ रहा है। किसका आ रहा है ये हम अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो सीधा एलिगेशन होगा। देखिए विजेंद्र जी, ये तो अब एसीबी बताएगी, एसीबी इंक्वायरी कर रही है और सामने आ जाएगा कौन सा जवाब था, कौन सा प्रश्न था, कौन से प्रश्न को हटाने के लिए रिश्वत ली थी, वो सब चीजें जानकारी में आ जाएगी। हमारा तो सीधा सीधा ये कहना है कि राजस्थान के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी है उनको जेल में डालना है और हम उसको काम को कर रहे हैं। अब आप बता दीजिए कि एसीबी पूर्व एसीबी प्रमुख बीएल सोनी जी ने कहा था ना कि हमारे पास में ऊपर से आदेश थे कि बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ना। अब बता दीजिए खाना, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद परुष भारद्वाज जी शुक्रिया, AK सिंह साहब आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए बड़ी मछलियां कोई भी हो, अगर वो प्रदेश के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, तो उनको सलाखों में होना चाहिए। लेकिन सवाल 950 नंबर सवाल का है, इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है। हम उम्मीद करेंगे जल्द इसका भी खुलासा आपके सामने कर पाए, क्योंकि पूरा राजस्थान आज कह रहा है कि बाप रे बाप, बाप के विधायक ने क्या किया। नमस्कार।